अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक। आप लोग सोच रहे होंगे आज फिर से मैंने वही पुराना नाम ऑफ कैमरा स्टोरी क्यों बोला। इसका रीज़न ये है, बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि अब आदत सी हो गई है ऑफ कैमरा की, तो आप इसका नाम ऑफ कैमरा ही रहने दें। तो आप लोगों की ख्वाहिश के सामने रखते हुए जी, क्योंकि ये आप लोगों का ही शो है, जो आप कहते हैं वही मैं करता हूँ, तो इसको मैंने ऑफ कैमरा ही दोबारा रख दिया है। आज की एक सच्ची कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, मैं ख़ुद भी सुनी तो यकीन मानिए कुछ टाइम के लिए मुझे भी थोड़ा सा डर सा लगा। ये टॉपिक ऐसा है, ये जो आज की स्टोरी का टॉपिक है, इस टॉपिक पे मैंने अगर कभी प्रोग्राम भी किया है, राज की इन्वेस्टिगेशन भी की है, या कहानी सुनाने की भी बात है, तो यकीन मानिए मुझे इस टॉपिक से बहुत डर लगता है। वो क्या टॉपिक है वो तो आप सुनेंगे आगे, लेकिन एक शुरू में आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है। गर्मियाँ बहुत शदीद हो गए हैं। वो तमाम ममालिक जहाँ पे आप लोग पूरी दुनिया से मुझे सुनते हैं, शदीद गर्मी है। बाहर वाले तो बहुत केयर करते हैं, वो तो इतनी ज़्यादा केयर करते हैं उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली वो ममालिक जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, बहुत सारे मुल्क हैं। वहाँ पे उन सबसे रिक्वेस्ट है कि परिंदों के लिए पानी का शदीद प्यास जिस तरह इंसान को लगती है इतनी शदीद गर्मी में, तो परिंदे बेचारे हमसे मांग नहीं सकते कि हमें पानी चाहिए। हमारे इर्द गिर्द, हमारे घरों में हर जगह पे बागात के अंदर नज़र आते हैं, इर्द गिर्द पार्क के अंदर नज़र आते हैं। तो उनके लिए पानी का बंदोबस्त ज़रूर कीजिए। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बर्तन ख़रीद के लाएँ। बहुत से लोग कहते हैं हाँ बर्तन ख़रीदेंगे लाएंगे, रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के। उसके लिए आप जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, बोतल पीते हैं, उसी को काट के उसी को नीचे वाले हिस्से के अंदर पानी डाल दीजिए। आप कोई जूस का डब्बा भी सस्ते वाला लेते हैं, उसको ऊपर से काट दीजिए, उसके अंदर पानी भर के रख दीजिए। कोई भी इस तरह की चीज़ जो आप देखें इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप पानी डालिए और उनके लिए पानी का लाजमी बंदोबस्त कीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है और मुझे यकीन है आप मेरी फैमिली है, और जब भी आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो आप उस बात को ज़रूर मानते हैं। जज़ाकल्लाह। कहानी है जी, 3 दोस्तों। कहते हैं हम 3 दोस्त थे, बचपन से ही हमारा इतना प्यार था, खेलना उठना बैठना खेलना कूदना, कि घर वालों को भी पता था। तो हमारा जो घर वालों का आपस में ताल्लुक़ था वो इन दोस्तों की वजह से था। आज भी ऐसा ही है। लाहौर के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो पोश इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे लोग बहुत कम एक दूसरे से सलाह दुआ रखते हैं। सामने घर वाला भी है, वो एक दूसरे को साथ हाय हेलो इस तरह दूर से कर ले, मिलना मिलाना नहीं है। तो वहाँ पे कुछ बच्चे जो आपस में बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, तो उनकी वजह से फैमिलीज़ भी एक दूसरे के दोस्त बनती हैं। ये कहानी है 3 दोस्तों की। एक का नाम शहरियार, और एक का नाम जुनेद, और एक का नाम माज। जो शहरियार था वो बाहर रहता था, बाहर रहता कह रहा हूँ, वो पढ़ने के लिए बाहर चला गया था। वो कहते हैं जब हम तीनों छोटे थे, एक ख्वाहिश थी कि हमेशा इकट्ठे हम रहेंगे, कभी जुदा नहीं होंगे। वक्त के साथ बड़े होते गए तो हमने कोशिश की, स्कूलिंग भी एक स्कूल के अंदर ही हमने एडमिशन लिया। खेलना कूदना, फैमिलियों का आना जाना इतना ज़्यादा हो चुका था जैसे बाकायदा रिश्तेदार होते हैं, इस तरह की फैमिलियों में मोहब्बत हो चुकी थी। लेकिन जो हम बड़े होते गए तो जुनेद और माज, फ़र्ज़ी एक शहर में रखना, उनका नाम आप फ़र्ज़ी रख दीजिएगा, लाहौर के अंदर रहे, और उनका एक दोस्त शहरियार बाहर चला गया। ये तीनों नाम जो है फ़र्ज़ी नाम है। उन्हीं की ख्वाहिश पे शहरियार बाहर चला गया। वो दोनों दोस्त बहुत उदास हुए कि हमने, क्योंकि एज के साथ सोच भी बदल जाती है। ये नहीं सोच बदली थी कि हम जुदा होंगे, सिर्फ ये सोच बदली, हाँ हमारा प्यारा दोस्त अगर बाहर इसलिए जा रहा है कि उसने पढ़ना है और हमारे कारोबार हैं जो हमने संभालने हैं, हम आगे मज़ीद तालीम कंटिन्यू नहीं रख सकते, तो उसको हम तालीम के लिए रोक नहीं सकते। हाँ एक उससे रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, तू वापस आएगा। ऐसा ना हो कि तू पढ़ने के बाद वहीं पर रह जाए, जब तू पढ़ लेगा तो वापस आ जाएगा। तो शहरियार ने कहा मैं तुम लोगों के बगैर कैसे रह सकता हूँ, मैं लाजमी वापस आऊँगा और अपने बेलियों के साथ ही रहूँगा। क्योंकि अब वो जवान भी थे, इस हद तक ज़िंदगी की स्टेज को क्लियर कर चुके थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर दिया था। और जिस वक्त शहरियार बाहर पढ़ने के लिए जा रहा था, तब तक जुनेद और माज अभी तक कुंवारे थे, उनकी शादियाँ नहीं हुई थी। जब दोनों की शादियाँ भी हो गई तो उसमें शहरियार उन दिनों बाहर था, और पीछे सब कुछ इतना था कि उनकी ख्वाहिश थी कि उनका दोस्त उस शादी में
लाजमी शिरकत करे। तो एक दोस्त ने कहा, जुनेद ने कहा, यार उसको बुलाना ठीक नहीं होगा, वो बहुत दूर है, परदेश है उसके लिए, और इतना ख़र्चा हो जाएगा। तो माज ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक वो मेरी शादी में नहीं आएगा मैं शादी नहीं करूँगा। और जैसे उसको फ़ोन पे बताया गया कि माज की शादी है, तो शहरियार ने कहा, दुनिया एक तरफ, मैं शादी में लाजमी आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आऊँगा। और ऐसा ही हुआ, वो शादी में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान आया। और जब जुनेद की भी शादी हुई तो जुनेद की शादी में भी शिरकत करने के लिए वो लाजमी पाकिस्तान आया। अब मरहला था शहरियार की शादी का, लेकिन वो वहाँ की दुनिया में जाके ऐसा बस सा गया, तालीम मुकम्मल की उसने, वो डॉक्टर बन गया। और वहीं पे ही कुछ इस तरह का उसका सिलसिला बना कि उसने शादी भी कर ली। दोनों माज और जुनेद जो पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगियों में इस तरह मसरूफ़ थे कि शादी के बाद और ज़िम्मेदारियां बढ़ गई थीं, वो अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा रहे थे कि वहाँ दूर परदेश में बैठे शहरियार ने जब शादी की तो उसकी शदीद ख्वाहिश थी अपने उन दोनों दोस्तों को वहाँ पे बुलाए, और उन दोनों दोस्तों से उसने बात भी की। लेकिन यहाँ पे उन्होंने मुझे कहा इसको स्किप कर दें इस हिस्से को, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि वो दोनों दोस्त वहाँ पे ना जा सके, उसकी शादी में शिरकत ना कर सके। खैर उसकी शादी हो गई, वो बहुत दुखी था कि इस शादी में मेरे दोस्त ज़रूर शरीक होते। तो दोस्त उसके छेड़ते, तूने क्यों वहाँ पे शादी की, तू यहीं करता शादी तो हम भी तेरी शादी में शरीक होते, तू चाहता ही नहीं था हम तेरी शादी में शरीक हों। खैर वक्त गुजरा, बहुत लंबा अरसा हो गया। जुनेद और माज आपस में मिलते रहते थे। अब माशाल्लाह वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनके पास अपना घर था, गाड़ी थी, बैंक बैलेंस था, ज़िंदगी की जितनी भी ज़रूरियात होती हैं वो सब अपनी फैमिली को मुहैया कर रहे थे। उनका मिलना अभी भी उसी तरह जारी रहा। वो इसके बावजूद के शादीशुदा थे, कारोबार कर रहे थे, मसरूफ़ ज़िंदगी थी, फिर भी टाइम निकाल के एक दिन बाद, 2 दिन बाद, हफ्ते बाद लाजमी मिलते थे और गपशप करते। आज भी उसी तरह वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। बस एक दोस्त था जो बाहर डॉक्टर बन के वहीं पे अपनी बीवी के साथ रह रहा था। माज एक दिन अपने ऑफिस में बैठा था, उसको कॉल आई, नंबर देखा, जुनेद का था, पीटीसीएल दौर था। उसने रिसीवर उठाया, कान से लगाया, उन्होंने कहा, हाँ बोल जुनेद। उसने कहा, यार गुड न्यूज़ है। क्या? शहरियार आ रहा है। उन्होंने कहा, कब? उसने कहा, यार मुझे पता लगा है तो मैं खुद खुशी से पागल हो गया हूँ, पता लगा है शहरियार आ रहा है। तो मैंने कहा फटाफट तुझे बताऊँ यार शहरियार आ रहा है। तो उसने कहा, यार ये हुई ना बात। वो दोनों इतना खुश हो गए और गप्पे मारते रहे फ़ोन पे कि शहरियार आ रहा है, अब ये प्लान करते हैं, काम कर, इस तरह करते हैं, पहले हम वहाँ चलेंगे, फिर हम ये करेंगे। ढेर सारी प्लानिंग करना शुरू कर दी उन्होंने वहीं फ़ोन पे ही, पहले हम यूँ करेंगे, हम यूँ करेंगे। वो ज़िंदगी का बहुत लंबा पीरियड जो उन्होंने शहरियार के बग़ैर गुजारा था, आज वो प्लान कर रहे थे कि आज हम उसको सब घुमाएंगे, वहाँ लेके जाएंगे, वो तमाम खाना जो खाली था, वो जो गैप था, उसको इन कुछ दिनों में ही पुर करेंगे। और दोनों दोस्त बेचैन होकर उस दिन एयरपोर्ट पे पहुँचे और दूर से जब अपने दोस्त को आता देखा तो बेचैन हो गए, भाग के उसको गले लगाया। काफ़ी देर उसको दोनों दोस्तों ने गले लगाए रखा और उन दोनों की आंखों से आंसू आ गए। शहरियार तेरे बगैर नहीं दिल लगता यार, तू छोड़ के चला गया हमें, तुझे कहा भी था वापस आ जाई, तू वापस नहीं आया। उसने कहा, हाँ यार, मैं इस तरह उस ज़िंदगी में एडजस्ट हुआ कि अब अगर मैं यहाँ आ भी जाता तो शायद सेट ना हो सकता, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि कुछ अरसे बाद हो सकता है, मैं इस तरह की प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं मुस्तकिल यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँ। ये दोनों खबर दोस्त सुन के इतना खुश हुए, जुनेद और माज, कि अच्छा तू मुस्तकिल यहाँ वापस आ रहा है, तो यार इससे बड़ी हमारे लिए खुशखबरी क्या हो सकती है। उन्होंने अपने दोस्त को लिया, घरों की तरफ रवाना हो गए। 2-3 दिन मिलना मिलाना रहा। वो अपनी फैमिली के साथ नहीं आया था, अकेला आया था, और अकेला आया भी इसलिए था, कह के आया था कि मैं दोस्तों के लिए आ रहा हूँ, अगर मैं फैमिली के साथ आऊँगा बॉन्ड हो जाऊँगा। सबसे बेगम को, क्योंकि वो वहाँ की गोरी थी, तो उसको भी साथ लेके जाना होगा, तो यकीनन सी बात है मेरे बगैर वो मूव नहीं कर सकेगी। तो अगर वो हर वक्त मेरे साथ होगी तो आप लोग एंजॉय नहीं कर सकोगे, या फिर आपकी बेगमात भी साथ होंगी। तो मैं इसलिए आ रहा हूँ, हम तीनों दोस्त ही अकेले हों और वक्त को एंजॉय करें।
इसलिए वो अपनी बीवी को साथ लेके नहीं आया। अपनी फैमिली से अब उसने मिल लिया, 2-3 दिन गुजर गए तो दोस्तों ने प्लान किया कि भाई ये हमारा शेड्यूल है, ये हमने प्रोग्राम तय किया है, इस तरह तुम्हें यहाँ पे लेके जाना है, वहाँ पे लेके जाना है, ये करना है, वो करना है। उसने कहा यार ये तो पूरे साल का मुझे लगता है प्लान करके तुम लोग बैठे हो, और मैं इतने दिनों के लिए नहीं आया, मैं थोड़े टाइम के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ तुम लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। ठीक है, यहाँ भी चलेंगे, यहाँ भी चलेंगे, यहाँ भी चलेंगे, लेकिन गप्पे भी मारेंगे, ज़्यादा अरसा ट्रैवल में गुजारा तो थक जाऊँगा मैं। उन्होंने कहा अब तेरी नहीं हमने सुननी, अब हमारी तुझे माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, जो दिल करे करो, मैं राज़ी हूँ। प्रोग्राम बनने शुरू हो गए, कभी वो कहीं जा रहे थे, कभी वो कहीं जा रहे थे। जुनैद और माज अपना कारोबार, घर बार सब कुछ साइड पे रख चुके थे कि कितने अरसे बाद दोस्त आया है, ये टाइम सिर्फ और सिर्फ उसका है, जब वो चला जाएगा फिर घर को भी हमेशा देखना है, कारोबार को भी देखना है, सब उस तरह करते रहेंगे। एक दिन एक जगह का प्रोग्राम बना, उसने कहा याद है हम शहर से दूर फलां जगह पे इतना लंबा सफ़र करके जाते थे, खाना खा के आते थे, याद है? उसने कहा हाँ मुझे अच्छी तरीके याद है। तो उसने कहा क्या ख्याल है, चले वहाँ पे खाना खाने? का चलो। वो खाना खाने के लिए गाड़ी में बैठे और निकल पड़े। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, वो तीनों दोस्त बैठे गप्पे मार रहे थे। वो रात के खाने के लिए निकले थे और तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले ही रवाना हुए थे कि डिनर कर सकें, क्योंकि 2-3 घंटे का सफ़र भी था। एक किस्म का वो एक लॉन्ग ड्राइव पे ही निकले हुए थे। लॉन्ग ड्राइव पे जाके वहाँ पे खाना खाते थे और वापस आते थे। ढेर सारी बचपन की यादें ताज़ा करते हुए, फ़लाँ वो बात, फ़लाँ वो बात, वो बात याद है, वो बात याद है, इसी तरह की ढेर सारी बातें करते हुए एक ऐसे रास्ते से गुजरे जिसके एक साइड पे कब्रिस्तान था। शाम का अंधेरा फैल चुका था और ये सर्दियों के दिन थे। अभी शदीद सर्दी तो नहीं आई थी, लेकिन अच्छी खासी ठंड हो चुकी थी। शदीद सर्दी से मुराद जब धुंधें पड़ना शुरू हो जाती है, जब फोग ही फोग होती है, नज़र कुछ नहीं आता। लेकिन ये ऐसी सर्दी शुरू हो चुकी थी कि ठंड के जैकेट और गर्म कपड़े पहनने शुरू हो गए थे। तो सर्दियों की जो शाम होती है, सर्दियों का जो अंधेरा होता है, वो बड़ा खौफनाक होता है। घुप अंधेरा सा हो जाता है, फोग हल्की हल्की तो पड़ती है, शदीद फोग नहीं होती, हल्की हल्की फोग फिर भी इस तरह की होती है कि सब माहौल को, सब जगह को ढांप सी लेती है। उस तारीकी में, उस रात की अंधेरे में मज़ीद इजाफा कर देती है। वो अंधेरा मज़ीद खौफनाक सा हो जाता है। और अभी भी जब उस गाड़ी में बैठे हुए बातें कर रहे थे तो शाम क्योंकि हो चुकी थी, अंधेरा फैल चुका था, तो कुछ और वो कब्रिस्तान खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। एक बहुत ही लंबा कब्रिस्तान जिसको वो क्रॉस कर रहे थे। तो उस कब्रिस्तान की तरफ जुनैद ने देखा और कुछ देर वहाँ पे देखता रहा, और दोनों दोस्तों ने नोट किया वो उसको देखते हुए चुप सा हो गया है। वो उसको मुखातिब करके कोई बात कर रहे थे और उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं था। तो शहरियार ने उससे पूछा, जुनैद जुनैद। जब तीसरी दफ़ा कहा हेलो, उसने हाँ कहाँ है भाई, तुझसे बात कर रहा हूँ इतनी देर से, तू कहाँ देख रहा था? नहीं कुछ नहीं। उसने कहा नहीं क्या हुआ है? उसने कहा बस कुछ नहीं यार, ये कब्रिस्तान देख के कुछ याद आ गया था। तो वो डॉक्टर बोला, शहरियार अब डॉक्टर था, हाँ क्या याद आ गया, मुझे भी बता, कोई भूत वूत की कहानी है, कोई जिन विन की कहानी है तो बता दे भाई। तो उसने कहा यार छोड़ो इन बात को। उन्होंने कहा नहीं बता, क्या बात है, शेयर कर मुझसे। खामोश रहा कुछ देर, तो माज भी बोल पड़ा, क्या बात है यार, तूने मुझे भी नहीं बताया। उसने कहा हाँ यार कुछ बात ही ऐसी है, मैंने तेरे साथ भी शेयर नहीं की, लेकिन इस कब्रिस्तान के साथ कुछ ऐसी यादें वाबस्ता हैं जो अच्छी नहीं है। उसने कहा क्या मतलब? तो डॉक्टर बोला मुझे बता भाई क्या बात है, मेरे साथ शेयर कर। उसने कहा तुझे पता है हम तीनों बेस्ट फ्रेंड थे, तू चला गया, मैं और अक्सर माज वक्त गुजारते थे, कुछ और दोस्त भी बन गए थे, कारोबारी दोस्त भी इस तरह बन गए थे। अभी शादी नहीं हुई थी, तुझे पता है माज इन चीज़ों से दूर रहने वाला बंदा है। कब्रिस्तान, अंधेरा, खौफ, जिन भूत, ये इससे बहुत डरता है। तो एक दिन दोस्तों का प्रोग्राम बना, एक दोस्त ने मुझे कहा कि यार फ़लाँ जगह पे कब्रिस्तान है, वहाँ पे एक बाबा है, साईं बाबा है, मलंग सा है, उसकी झोंपड़ी है, किस्से वो बड़े कमाल के सुनाता है, कहानियाँ उसके बाद बड़ी कमाल किस्म की है। सर्दियों के दिन है तो वहाँ पे चलेंगे, ज़रा हाथ शाथ सेकेंगे, आउटिंग हो जाएगी, उसके बाद बैठ के ज़रा किस्से भी सुनेंगे, साथ में पीने के लिए ऐसे बोतलें शोतलें भी ले चलेंगे, नॉर्मल सी जो होती हैं।
आम सी। उसने कहा ठीक है। उसने कहा मैंने माज को जुनेद ने कहा दावत इसलिए नहीं दी कि यार मुझे पता था ये इनकार कर देगा और वैसे भी ये मुझे भी मना कर देगा कि यार इस तरह की जगहों पे ना जाया कर, तुझे कहा भी है। दोनों का अकीदा जो था जिन्नात जिन भूत इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा था। कहते हम लोग रवाना हुए और रात को हम इसी कब्रिस्तान जिसकी तरफ अभी तुम लोग भी देख रहे हो साइड पे गुजर रहा है, यहाँ पहुँच गए। जो दोस्त हमें 3-4 हम दोस्त थे, जो हमें दोस्त लेके आया था वो शायद पहले भी यहाँ पे आ चुका था। ये काफ़ी पुरानी बात है। ये जो वाक़या भी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये कहानी भी, ये काफ़ी पुरानी कहानी, आज की नहीं, बहुत पुरानी कहानी है। आबादी रौनकें ये कम था। 80s से पहले बहुत कुछ बदला हुआ था। 80s के बाद, 90s के बाद, 2000 के बाद तो बहुत लाइफ फास्ट होती गई। 80s के बाद और फास्ट हुई, 90s के बाद और फास्ट हुई और फास्ट हुई। वो कहते हम 3-4 दोस्त वहाँ पे पहुँच गए और वो साईं बाबा भी वहाँ पे बैठा था। उसने जलाने के लिए जो रखी हुई थी वो खुश्क गोबर थी। बहुत से लोग इससे जानते हैं, जो नहीं जानते उनको पता होगा। जो गोबर होती है, फुजला होता है जानवरों का, उसको खुश्क कर लिया जाता है और उसको आग जलाने का काम लिया जाता है। पहले जो लोग लकड़ियाँ जलाते थे, तो अब तो गैस आ गई हर जगह पे, लकड़ियाँ जलाते थे तो बहुत से लोग लकड़ियों की जगह उस गोबर को जलाया करते थे। इसको सराइकी में गूहे कहते हैं, गूहे। वो गोबर को जलाते थे, खुश्क होती थी, उसको बड़ी जल्दी आग लग जाती थी और काफ़ी देर वो सुलगती रहती थी। वो कहते जब हम उसकी झोंपड़ी में दाखिल हुए तो वो उसने एक छोटी सी अपनी झोंपड़ी सी बनाई हुई थी, लकड़ियों का सहारा दे के उसको बांधा हुआ था, लेकिन इतनी थी कि उसमें 4-5 बंदे आराम से सो सकते थे, काफ़ी खुली थी। हाँ, उसकी छत काफ़ी नीची थी। एरिया इतना था कि ज़मीन पे जो नीचे बिछाई हुई थी उसने, वो एक बिछाने के लिए जो चटाई टाइप, उसके ऊपर 3-4 लोग तो आराम से सो सकते थे, लेकिन खड़े नहीं हो सकते थे। आप सीधे खड़े होते तो आपका सर छत पे लगता था, तिरछे होकर अंदर दाखिल होना पड़ता। हम चारों दोस्त अंदर दाखिल हुए, देखा वो मलंग बाबा हुक्का सुलगा के, हुक्का उसने अपने सामने रखा हुआ है, हुक्का बैठा पी रहा है। और वो दोस्त जो हमें लेके गया था उसको देखते हुए पहचान गया, उसको सलाम किया, ऐसे हाथ उठा के कहा और एक वो मलंग के अंदाज में ऐसे कोई एक आवाज़ भी दी, वसदे रहो, शाद रहो, आबाद रहो। हम उस बाबे के पास बैठ गए, खाने पीने का कुछ हमारे पास सामान था, हम बातें करना शुरू हो गए। बाबे ने जब हमारा हाल अहवाल पूछ लिया, उसके बाद जो उसके किस्से शुरू हुए, तो उसके बाद वो किस्से थे कि ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। वो सुनाता गया एक के बाद एक किस्सा, एक के बाद एक किस्सा। ठंड थी, ठंड लग रही थी, लेकिन अंदर वो आग उसने जलाई हुई थी गोबर के साथ, तो हम लोग भी उस आग को एंजॉय कर रहे थे। वो ऊपर उसने जो दरवाज़ा तो नहीं था उसकी झोंपड़ी का, जो कपड़ा था मोटा सा, एक गिंदी कहते हैं उसको, वो उसने ऊपर डाली हुई थी, टुकड़ों से जोड़ी गई थी, उससे हवा अंदर नहीं आ रही थी। अंदर एक गर्म सा माहौल बन गया था और हमने वहाँ पे खाया, साथ में जो हम कोल्ड ड्रिंक्स जो लेके गए थे वो भी हम पीते रहे। मज़ा आता रहा, हमें टाइम का पता ही ना लगा कि तकरीबन रात का 1 बज गया। जब टाइम देखा तो एक दोस्त का, यार टाइम का पता ही नहीं लगा, 1 बज गया। उन्होंने कहा चलो निकलो यार घर चलें। तो उस बाबे ने कहा यार इस वक्त भाई, इस वक्त तुम लोग घर ना जाओ, बेहतर यही है अब सो जाओ, 1 बज गया है, उसके बाद सुबह तुम यहाँ से चले जाना। वो मलंग सा था, वो दरवेश सा था, वो गोरकन भी था। उस कब्रिस्तान का शायद असल में तो गोरकन कोई और था, लेकिन वो उस कब्रिस्तान में फ्री सर्विसेज देता था, मुफ्त में गोरकन का काम भी कर लेता था। खाने के बदले कोई चीज़ कोई उसको मिल जाती थी या कोई चीज़ कोई दे देते थे। वो खुद से पैसे नहीं मांगता था, लेकिन कब्र भी खोद देता था। तो गोरकन जब मुहैया ना होता तो उसकी झोंपड़ी में लोग आते और उसको कहते कब्र, तो वो जलता, उनकी हेल्प कर देता, लोग दे देते, ठीक ना देते वो खामोशी से वापस आ जाता। उसी के ही कमरे के अंदर वो कुदाल जो थी वो हमेशा पड़ी रहती थी। बहुत पुरानी सी एक थी, लेकिन कारामद कुदाल थी जिसको वो इस्तेमाल करता था। उसने कहा नहीं अब रात इतनी हो गई है, तुम लोगों को जाना नहीं चाहिए, यहीं पे सो जाना चाहिए, सुबह उठना और सुबह सुबह चले जाना, वैसे भी तो कल इतवार है, छुट्टी का दिन है। तो दोस्तों ने कहा क्या ख्याल है यार, चलें या क्या कहते हैं? उन्होंने कहा यार वैसे भी सुबह इतवार है, घरों को हम कह के आए थे लेट आएंगे, तो कोई बात नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, आज रात को यहीं पे रुकते हैं। जब सब दोस्तों को कायल कर लिया गया तो मजबूरन मुझे भी मानना पड़ा। जुनेद बोला कि मैंने भी कहा चलो ठीक है यार। वहीं पे वो गर्म सा कमरा, सर्दियाँ थी बेशक, गर्म सा कमरा था जिसमें वो आग सेंटर में जल रही थी। हम सारे दोस्त नीचे लेट गए। कंबल एक ही था उस बाबे का जो बड़ा सा था। उस वक्त हमें ये नहीं था कि कैसा है कैसा नहीं, हम सब ने ओढ़ लिया, नौजवानी की लाइफ थी, ओढ़ लिया और इस अंदाज में लेट गए कि सबके जिस्म के ऊपर आपस में मिल के लेट गए कि वो कंबल था।
एक छोटा सा कपड़ा, तो कंबल तो नहीं था, एक और लिहाफ टाइप था जो वो भी गर्म था, वो बाबे ने अपने लिए अलग से निकाल लिया। ये जो कंबल सा था ये चारों के लिए काफ़ी बड़ा था। हम सो गए थे, हमें सोए हुए तकरीबन कोई 1 घंटा हुआ होगा, ये कोई तकरीबन 1:30 से 2 बजे का टाइम होगा। जुनैद कहता है कि मेरी उस चीख से आंख खुल गई जो इतनी करबनाक थी, इतनी दर्दनाक थी। उस चीख में इतना तकलीफ थी, ऐसे था जैसे किसी इंसान को कोई शिद्दत के साथ मारा हो और उसने, और वो दर्द से कराह उठा हो, बिलबिला उठा हो, चीख उठा हो, तड़प उठा हो। अजीब व गरीब सी वो आवाज़ थी। एक्सप्लेन ऐसा ही किया जा सकता था कि जैसे कोई करब में मुब्तला हो, तड़प रहा हो। वो कहता है मेरी आंख खुली, मैंने इर्द गिर्द दोस्तों को देखा, वो सब सो रहे थे। साइड पे देखा, वो बाबा भी साइड पे सो रहा था। आग जलते जलते सुलग चुकी थी, लेकिन अभी भी उसमें से धुआं निकल रहा था। कमरे का, उस झोंपड़ी का जो दर्जा हरारत था काफ़ी गर्म था, अभी तक ठंड नहीं अंदर आई थी, कमरा बहुत गर्म हुआ था। लेकिन मेरे कान उस आवाज़ की वजह से मेरी नींद से बेदार हुए थे। कानों ने नींद में ही वो आवाज़ सुनी थी कि मुझे, मेरे दिमाग को बेदार कर दिया था। अभी मैं लेटा हुआ था कि दोबारा से मुझे वो अजीब व गरीब सी आवाज़ सुनाई दी। इस दफ़ा क्योंकि मैं जाग चुका था, दोस्तों को देख चुका था, बाबा को भी देख चुका था और समझने की कोशिश कर रहा था कि नींद में हूँ या जाग रहा हूँ। तो दिमाग ने कहा तुम जाग चुके हो और तुम घर में नहीं, किसी की झोंपड़ी में हो। उसी लम्हे जब वो आवाज़ दोबारा से आई तो मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और वाकई मुझे लगा कि ये बहुत ही भयानक अजीब सी आवाज़ है। फिर मेरे दिमाग ने कहा ये किस चीज़ की आवाज़ है, क्या मैं सही समझ पाया हूँ या नहीं। तो मैंने जल्दी से अपने दोस्तों को उठाया, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। वो भी इतनी शायद गहरी नींद में नहीं थे क्योंकि घर का बिस्तर तो नहीं था और नीचे जो फ़र्श था वो कोई नरम और मुलायम नहीं था। ऐसी कच्ची ज़मीन के ऊपर वो रज़ाई बिछी हुई थी, वो चटाई बिछी हुई थी जो खजूर के पत्ते जब सूख जाते हैं, खजूर की जो टहनियाँ होती हैं जब वो सूख जाती है तो उसके साथ उस चटाई को बनाया जाता है। हम उस चटाई पे लेटे थे और नीचे ज़मीन की यकीनन सी बात है कच्ची सी थी, वो ऊंची नीची थी। तो हम जैसे कैसे सो तो गए थे लेकिन इतनी सुकून की नींद नहीं आई थी। मेरे सारे दोस्त भी उठ के कहते क्या हुआ है, तो मैंने इशारा किया आवाज़ सुनो। उसी लम्हे वही कर्बनाक, वही दर्दनाक, वही अजीबो गरीब सी किसी की रोने बिलबिलाने की सी आवाज़ आई और उन दोस्तों ने भी सुन ली। और उनके चेहरे को देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि ना सिर्फ उन्होंने सुन ली है बल्कि उनके चेहरे भी खौफ में मुब्तला हो गए। उनके चेहरे पे हवाएं उड़ रही थीं। सब बोले कि ये कौन सी आवाज़ है, ये किस चीज़ की आवाज़ है यार, ये तो बहुत ही खौफनाक सी आवाज़ है, ज़िंदगी में इस तरह की आवाज़ नहीं सुनी, ये बहुत ही भयानक नाक है। किस चीज़ की है, क्या वाकई इंसान की है, किसी जानवर की है, किस चीज़ की, क्या आवाज़ है। उन्होंने कहा यार पता नहीं, इस बाबे को जगाओ, इसको पता होगा। फटाफट उठे, उन्होंने बाबा को जो गहरी नींद अभी तक सोया हुआ था उसको उठाया। बाबा जी उठो, बाबा जी उठो। बाबा ने आंखें खोली, क्या हुआ। उन्होंने कहा बाबा जी उठो। वो समझ गया चारों उठे हुए हैं, डरे हुए हैं। तो उसने देख लिया चारों को, वो डरे हुए हैं। तो बाबा उठ के बैठा और पूछा क्या हुआ है। मैंने कहा बाबा इस आवाज़ को सुन रहे हो, ये जो आवाज़ आ रही है। जो नींद से जाग चुका था, उन चारों के चेहरों को देख रहा था। उसने 1 सेकंड के लिए ऐसे कान किए जैसे उस आवाज़ को सुना और फौरी वापस किया, जैसे ध्यान से भी ना सुना हो, जैसे वो उस आवाज़ का आदी हो। 1 सेकंड सुना और उसको पता लग गया चाहिए तो वही आवाज़ है। और कहा हाँ सुनी है इस आवाज़ को। तुम्हें डर नहीं लगा, ये किस चीज़ की आवाज़ है। आराम से सुकून में आ जाओ, सुकून में आ जाओ, तुम लोग सुकून में आ जाओ। वो जो सो चुका था अब उठ के बैठ चुका था। वहीं से फिर से उसने अपना हुक्का उठाया और उसका कश लगाने लगा। हैरान हुए कि हम खौफजदा हैं, डरे हुए हैं, और ये बजाय हमें मुतमईन करने के हुक्का पीना शुरू हो गया। बाबा बताओ ये क्या है। वो बाबा बोला तुम लोग आए, मैंने तुम्हें कहानियाँ सुनाई, मेरी ख्वाहिश थी कि तुम रात को सो। अगर मेरे जहन में होता ये आवाज़ तुम्हें भी आएगी तो मैं तुम्हें जाने देता, लेकिन ये जो आवाज़ तुम सुन रहे हो ये उन कब्रिस्तान के किसी एक ऐसे मुर्दे, किसी ऐसे बासी की है
एक ऐसे घर के मकीन की है ये जो आखिरी घर है जिसको कब्र कहते हैं, जिसमें कोई मुर्दा आवाज़ निकाल रहा है। ये उसकी करब की, ये उसके खौफ की, ये उसकी तकलीफ़ की आवाज़ है। और ये आवाज़ आज की नहीं, मैं कब की सुन रहा हूँ। जब किसी मुर्दे का हक हिसाब होता है, जब किसी मुर्दे को कब्र में सज़ा मिलती है, तो वो इसी तरह धाड़े मारता है, वो इसी तरह रोता है। ये किसी मुर्दे की रोने की आवाज़ है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ है। वो चारों एक दूसरे की शक्ल देखना शुरू हो गए। बाबा ने ये बात तो आसानी से कह दी थी, लेकिन इतनी आसानी से हज़म होने वाली बात नहीं थी कि एक मुर्दा कब्र में से इस तरह तकलीफ़ में से आवाज़ आती तो इसी तरह थी वाकई जिस तरह ज़मीन के अंदर से हो, लेकिन समझने से वो कासिर थे। कोई इंसान है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई औरत है, कोई जानवर है, कोई परिंदा है, क्या है, लेकिन ऐसी ज़रूर है जो तकलीफ़ में है। वो कहते हैं उसके बाद हम चारों, जुनेद ने कहा, हम चारों सो नहीं सके, उठ के बैठ गए। वो इतनी भयानक, इतनी खौफनाक आवाज़ थी और हम भी इतने डर गए थे कि चारों एक दूसरे को चिपक के बैठे रहे। और वो बाबा इस अंदाज में बैठ के हुक्का पीता रहा जैसे वो आदी है, उसके लिए कोई नई बात नहीं है। जैसे उसको ये भी समझ आ गया क्योंकि अब खौफ के मारे इन चारों को नींद नहीं आनी, अब मैं सो जाऊं ये अच्छी बात नहीं है। तो ठीक है, ये इस वक्त बात करने के भी बेशक मूड में नहीं है, लेकिन मैं इनको कंपनी देने के लिए साथ बैठ जाता हूं, अब सोता नहीं हूं। तो उसने हुक्का पीना शुरू कर दिया। जब वो चारों इस तरह बैठ गए और मुसलसल आवाज़ भी सुनते रहे, तो जुनैद कहता है हमने बाबे से फिर बातें करनी शुरू कर दी। बाबे ने इस मामले में ज़्यादा बात नहीं कि भाई इतना कहा, राज की बातें हैं, मैं इस पे क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं अब आदी हो गया हूँ। शुरू में मुझे भी डर लगा था, मेरे लिए भी खौफज़दा था, लेकिन अब मुझे आदत सी हो गई है। अब मुझे खौफ नहीं आता, अब मुझे डर नहीं लगता। और जब सुबह की फजर की अजान हुई और थोड़ा सा ही अजान के साथ ही क्योंकि रोशनी फैली, उसी वक्त हम बाबे के साथ बातों में मसरूफ़ थे। वो आवाज़ मुसलसल आ रही थी, लेकिन जैसे ही रोशनी फैली, बाबे ने कहा अजान हो चुकी। क्योंकि आबादी से बहुत दूर जगह थी और एक सब कुछ अजान की आवाज़ तो वहाँ पे नहीं आ सकती, लेकिन बाबे के अल्फाज से अंदाज़ा हुआ अजान हो चुकी है, क्योंकि बाहर रोशनी फैल रही है। ज़्यादा रोशनी नहीं, हल्की सी रोशनी। तो उस वक्त उन्होंने तवज्जो दी खामोश होकर, क्या अभी भी आवाज़ आ रही है? तो आवाज़ बंद हो चुकी थी, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कब्रिस्तान अंदर जाके देख सकता ये वाक़या क्या हुआ था और किस वजह से होता। फ़ौरन वो चारों निकले और इस अंदाज में गाड़ी में बैठे और भागे कि कहीं वो पकड़ ही ना ले वो मुर्दा जिसके साथ इस तरह अजाब आया हुआ है, वो इनका पीछा ही ना करना शुरू कर दे। वो भागे और अपने घरों में जाके इस अंदाज में इस बात को अपने अपने दिलों में, अपने अपने पेट में दबा दिया कि इसको बाहर नहीं निकालना। ये बहुत ही खौफनाक बात है। जब जुनैद ये बात मुकम्मल कर चुका, क्योंकि माज भी इस तरह की बातों को मानता था, उसका भी इस तरह की बातों पर यकीन था, तवक्कल था, लेकिन शहरियार शहर वहाँ जाने के बाद बदल चुका था, उसका अकीदा काफ़ी तब्दील हो चुका था। उसने कहा किस दौर की बातें कर रहे हो यार, ये किस तरह की तुम बातें कर रहे हो कि एक मुर्दे के साथ अजाब था, तुम्हें आवाज़ें आ रही थी, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो सुन के हैरान हो रहा हूँ। उसके चेहरे पे इस तरह की मुस्कुराहट थी जैसे उसको लतीफ़ा सुनाया गया, और वो हैरान हो रहा था कि आज के दौर में भी इस तरह की अजीब व गरीब सी बातें। और मिसाल ने कहा जुनैद यार, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम तो कभी इस तरह की बातों पे बिलीव नहीं करते थे, और अब तुम वो इस तरह की बातें करना शुरू हो गया। तो माज ने कहा जुनैद तुम्हें पता है ना, ये बाहर रह के इस मिजाज का हो गया कि इसको सब ये मजाक लग रहा है। तो माज उसको कायल करने लगा कि शरियार ऐसा नहीं है, ये होता है, तुमने सुना नहीं? उसको बहुत सारी मिसालें देने लगा। तो उसने कहा भाई मैं इन बातों को, इन चीज़ों को नहीं मानता। तो वहीं पे ही बहस करते करते वो उस होटल तक पहुंच गए। वहीं पे जब खाने का ऑर्डर दिया गया, अभी तक शहरियार था जो मुसलसल मुस्कुराए जा रहा था, अभी तक हंसे जा रहा था, उसको मज़ा आ रहा था कि यार बड़ी ज़बरदस्त कहानी सुनाई है, मज़ा आ गया। जैसे उसको कोई मजाक लग रहा हो, या ऐसा लग रहा हो कि जुनैद भी आज के दौर में ऐसे तोहमात पे, ऐसे वहम वाली बातों से, ऐसी फजूल सी बातों पे यकीन रखता हो। माज समझ सकता था कि जुनैद ने जो बात कही है झूठ नहीं की, वो झूठ नहीं बोलता, उसका भी इन बातों पे यकीन था। इसलिए माज और जुनैद बज़िद थे कि यह बात सच है,
और शहरयार मजाक उड़ा रहा था। जुनैद उससे बोला, जिस मुल्क में तुम रहते हो क्या वहां पे ऐसा कभी कोई वाकया नहीं हुआ? डॉक्टर बोला, अरे भाई गुस्सा किस बात का कर रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था भाई, हुआ होगा। तुम इतने सीरियस क्यों हो गए हो? तुम्हें, मुझे लग रहा है तुम्हें गुस्सा आ रहा है इस बात पे कि मैंने तुम्हारी इस बात को ज़रा उस पर मुस्कुराया हूँ, हंसा हूँ, मुझे हंसी आई है, तो तुम, मुझे लगता है ज़रा सीरियस हो गए हो, ऐसा है ना? अच्छा चल यार, मैं सॉरी करता हूँ भाई, हाँ हाँ वहाँ पर भी होते होंगे, चल चल खाना खाते हैं। जुनैद ने कहा, यार मैंने तुझसे कभी झूठ नहीं बोला, ये वाकई वाकया हुआ है। उसने कहा, भाई हुआ होगा, तू डर गया, उठ के तू जाता वहाँ पे, जाके देखता, तुझे पता भी लग जाता क्या है क्या नहीं, तू गया नहीं। तो उसने कहा, तू होता तो जाके देख लेता। उसने कहा, हाँ मैं होता फ़ौरन जाके देख लेता। उसने कहा, तू इतना बहादुर है? उसने कहा, हाँ मैं इतना। उन्होंने कहा, चल फिर अगर ऐसे है तो कल फिर चलते हैं। मैंने कहा, मुझे कोई इशू नहीं है, अगर तुम लोगों का प्लान है कल ही चलते हैं। तो जुनैद जो सीरियस हो चुका, उसने कहा, ठीक है हम कल ही चलेंगे। बाज ने कहा, यार ये किस तरफ लग गए हो, खाना खाओ, छोड़ो इन चक्करों को। उन्होंने कहा, नहीं हम कल जाएंगे। जब इस तरह की बहस ज़्यादा बढ़ी तो माज भी ने कहा, चलो ठीक है यार, तुम दोनों तैयार हो तो ये कैसा हो सकता है, मैं इसके बावजूद कि मुझे डर लगता है मैं नहीं जाता ऐसी जगहों पे, बट मैं तुम दोनों को अकेला तो नहीं छोड़ सकता, मैं भी तुम्हारे साथ कल मजबूरी में चलूँगा। खाना छाना खाया, वो दोस्त अपने अपने घरों को वापस चले गए और अगले दिन का प्लान ये बना कि रात घरों को वो कह के आएंगे कि आज हम वापस नहीं आएंगे, हम कोशिश करेंगे वही झोंपड़ी ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर वो झोंपड़ी मिल गई ठीक, नहीं तो हम बिस्तर वगैरह इस तरह का सामान लेके जाएंगे, रात बैठ के गुजारेंगे वहीं पे। एक अजीब सी बात थी, एक अजीब सी बहस थी जो सीरियस हो चुकी थी, कि जिस पे डॉक्टर ने कहा था अगर मैं होता तो चला जाता, तो वो अब जुनैद बज़िद था कि अब भी आवाज़ आ जाए तो तुझे जाना होगा। वो तीनों दोस्त ड्राइवर के बगैर खुद गाड़ी ड्राइव करके रवाना हुए उस कब्रिस्तान की तरफ जहाँ पे ये वाक़या हुआ था। वो जो वाक़या उसने सुनाया था काफ़ी अर्सा पहले का था, लेकिन जुनैद बज़िद था, ये हो सकता है अब भी आवाज़ आती हो। और जब वो तीनों उस कब्रिस्तान के करीब पहुंचे तो एक जगह पे जाके उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की और नीचे उतरे, उस झोंपड़ी की तरफ जाने के लिए रवाना हुए जहां पे उन्होंने रात गुजारी थी। जब उस झोंपड़ी की तरफ पहुंचे तो आज भी वो साईं, वो मलंग, वो बाबा वहां पे मौजूद था। जब अंदर गए तो जुनैद ने उसको मुतवज्जो किया और उसको कहा, बाबा आज रात हमें यहीं पे रहना है, आज रात को हम यहीं पे गुजारेंगे, लेकिन आपसे एक फेवर भी चाहिए। उसने जेब से कुछ पैसे भी निकाले कि ये आप खाने पीने के लिए रख लो, हमारी तरफ से तोहफा है आपको हमें पता है आप तोहफा लेते हो, पैसे वगैरह नहीं लेते हो, ये हमारी तरफ से तोहफा है, आप आज रात कहीं और बसर करें, आज की रात इस जगह पे हम तीनों ने रहना है। क्योंकि जुनैद ये चाहता था, हो सकता है इस बाबे की वजह से डॉक्टर को डर ना लगे, मजबूत हो जाए डॉक्टर। अगर डॉक्टर इतना ही बहादुर है तो फिर अकेले रहेंगे आज हम। उसको राज़ी करके बाबे को वहाँ से भेज दिया गया। मिलके उन तीनों ने उसकी झाड़ पूंछ की जिस तरह वो कर सकते थे, और अपना जो सामान कि अगर झोंपड़ी ना हुई तो हम अपना बिछा लेंगे, वो सामान उन्हें वहाँ पे बिछा दिया और उसके ऊपर बैठ गए। बाहर के लोग जब भी पाकिस्तान आते हैं तो बहुत कम होते हैं जो गर्मियों में आते हैं, ज़्यादातर लोग सर्दियों में आते हैं। मौसम बहुत अच्छा होता है, घूमने फिरने का मज़ा आता है। गर्मियों में तो आप बाहर निकल ही नहीं सकते। जिस तरह आज मैंने शुरू में कहा, परिंदों के लिए कुछ ना कुछ रखा करें, शदीद गर्मियाँ, अजीब, बाहर निकलना मुश्किल है। वो बातें करते रहे और जब तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम हुआ तो डॉक्टर ने कहा, यार मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो थक गया हूँ सारे दिन का, मैं तो सोने लगा हूँ। उसने कहा, हाँ ठीक है, क्योंकि बात यही हुई थी जब आवाज़ आएगी तो जागा जाएगा। और वहाँ पे प्रॉपर अब सोने की जगह तो बन गई थी, नीचे चटाई भी बिछी हुई थी, उन्होंने अपना भी बिछा लिया था, सामान वो लेके गए थे, उन्होंने अपने ऊपर सर्दी थी वो अपने ऊपर लपेटा, जो अपना सामान लेके आए थे, बिस्तर वगैरह सादर वगैरह जो भी लेके गए थे साथ, और वो तीनों लेट गए। वाहिद डॉक्टर था जो सो गया था। माज तो वैसे ही बहुत डरपोक सा बंदा था, जाग रहा था, और जुनैद तो था ही इस इंतज़ार में कि वो आवाज़ आए और उस डॉक्टर को जगा सके कि सुनो वो आवाज़ आ रही है। जहाँ पे ऐसा खौफ हो, जो हो ही डरपोक, जिसने सिर्फ कहानी सुन के इतने खौफ का उसको
बयान किया हो और वो डर गया हो, कहानी सुनने से उसकी जान निकल गई हो, तो वो माज कैसे सो सकता था? वो तो जाग रहा था। और जुनेद को नींद इसलिए नहीं आनी थी कि एक बाकायदा दोस्तों में शर्त लगी थी कि अपनी बात को सच बनवाना था। डॉक्टर को परवाह नहीं थी, वो सोया हुआ था। एक सर्दियों की रात थी, हर तरफ खामोशी थी। गर्मियों में फिर भी कुछ ना कुछ शोर शराबा सुनाई दे जाता है, कोई आवाज़। घरों में, मोहल्लों में पंखे, एयर कूलर, मुख्तलिफ आवाज़ें आती हैं, लेकिन सर्दियों में मोहल्लों में भी खामोशी होती है। वो तो एक दूर दराज का कब्रिस्तान था, बहुत बड़ा कब्रिस्तान, जिसके अंदर जाके वो झोंपड़ी थी और तीनों उस झोंपड़ी में लेटे हुए थे। वो अपने साथ तीनों टॉर्च लेके गए थे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अगर मैं होता तो चला जाता, तो वो इसलिए इस तरह का सामान भी ले आया था जो उसके पास था, टॉर्च उसकी। तकरीबन कुछ आधा घंटा, पौना घंटा गुजरा होगा कि 1 बजे का जब टाइम हुआ या 1:15 बजे का, तो जुनेद जो मुसलसल जाग रहा था और माज साथ में खौफ की वजह से आंखें खोल के लेटा हुआ था, दोनों के कानों ने उसी आवाज़ को दोबारा सुना, उसी आवाज़ को जिसको जुनेद ने पहले आके दोस्तों के साथ सुना था। वही करब, वही दर्द वाली अजीबो गरीब सी एक आवाज़ इस तरह उस रात की तारीकी में सुनाई दी, जैसे दूर किसी तय खाने से, बंद जगह से, किसी दूर जगह से वो करब, वो शिद्दत की आवाज़ बाहर आ रही है। जुनेद के कानों ने जैसे ही उस आवाज़ को सुना, उसने फ़ौरन गर्दन मोड़ के माज की तरफ देखा, और उसी लम्हे माज ने भी गर्दन मोड़ के जुनेद की तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे को इस तरह देखा जैसे आंखों ही आंखों में कह रहे हो तुमने आवाज़ को सुना, और माज की आंखें कह रहे हैं यस, उसी आवाज़ को सुन के ही तो मैं तुम्हारी तरफ मुतवज्जो हुआ हूं। जब दोनों ने एक दूसरे को इस तरह आंखों आंखों में देखा और सवाल किया, देखा, और माज ने आंखों ही आंखों में जवाब दिया, हाँ देखा, तो वहीं पे बोल पड़ा, तुम ठीक कहते थे जुनेद, ये बहुत ही तकलीफ़ वाली आवाज़ है, बहुत ही डरावनी आवाज़ है, बहुत ही खौफनाक आवाज़ है। यार मेरी तो जान निकल रही है। अगर उस बाबे ने उस वक्त यही कहा था ये कोई मुर्दा है जिसको अजाब मिल रहा है और उसकी उस अजाब की वजह से तकलीफ़ें हैं, उस अजाब की वजह से रोना धोना है, तो बहुत ही खौफनाक है भाई। मेरी तो जान निकल रही है यार, रात कैसे गुजारेंगे, तू कहाँ ले आया भाई, तेरी ज़िद की वजह से मैं आ गया हूँ। वो इस तरह बोलना शुरू हो गया जैसे हड़बड़ा सा गया हो, दिमागी तौर पर आउट सा हो गया हो। जुनेद ने इसको कहा हौसला रख, तू अकेला नहीं है, हम दोनों भी तेरे साथ हैं, हौसला रख। उसको जब उसने चुप कराया तो वो डॉक्टर की तरफ मुतवज्जो हुए जो गहरी नींद सो रहा था। जुनेद जल्दी से अपनी जगह से उठा और डॉक्टर को झंझोड़ा। गहरी नींद में उसने झटका लिया और एकदम से आंखें खोली, कहा हाँ हाँ क्या हुआ? उसने उसको इशारा किया, खामोश। वो चुप सा हुआ डॉक्टर, लेकिन अभी आंखें इस तरह खोल रहा था, बॉडी इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वापस ज़िंदगी की तरफ आ रही थी, क्योंकि सोया हुआ इंसान भी आधा मरा हुआ इंसान होता है। शऊर सोया होता है, लाशऊर जागा होता है, और शऊर को सुला के लाशऊर में वापस आते उसको कुछ 5-7 सेकंड लगे। उसके बाद हशाश बशाश हो गया। जब उन्हें उसकी उंगली की तरफ भी डॉक्टर ने देख लिया तो डॉक्टर भी इस तरह करने लगा कि क्यों चुप करवा रहा है, तो एकदम से उसके कानों ने उसी आवाज़ को सुना जो अभी दोबारा से गूंजी थी, और डॉक्टर यूं करके उस आवाज़ को सुनना शुरू हो गया कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। वो अपनी जगह पे बैठा उसी रोने वाली मुर्दे की खौफनाक आवाज़ को सुनता रहा, और जब उसने 2-3 दफ़ा उस आवाज़ को सुन लिया तो उसने पूछा, ये वाली आवाज़ तुमने सुनी थी? उसने कहा हाँ, और उसने कहा ये आवाज़ मुसलसल आती है? उसने कहा हाँ। डॉक्टर फ़ौरन से अपनी जगह से उठ के खड़ा हुआ, उसने अपनी टॉर्च उठाई और कमरे के अंदर इस तरह टॉर्च मारनी शुरू कर दी। वो दोनों दोस्त एकदम परेशान थे, डॉक्टर क्या करने लगा, तो उसने देखा वो कुदाल जिससे कब्र खोदते थे, वो उसको एक कोने में पुरानी सी एक कुदाल भी पड़ी नजर आई। वो सीधा उस कुदाल की तरफ गया और उसने एक हाथ में टॉर्च और एक दूसरे हाथ से कुदाल पकड़ ली, और पर्दा इस तरह बाहर का हटाने लगा कि जैसे वो बाहर जाने लगा है। तो पीछे से जुनेद ने कहा, कहाँ चल दिए, कहाँ जा रहा है? उसने कहा इस आवाज़ के पास। उसने कहा क्या मतलब तेरा? उसने कहा मतलब यही कि ये जहाँ से भी आवाज़ आ रही है मैंने सुन लिया इस आवाज़ को, मैंने देखना है इस आवाज़ को जाके। और यार तेरा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया, छोड़ दे, बस तुझे आवाज़ सुनवाना था। मैंने कहा नहीं, मैंने तुझे कहा था अगर कोई आवाज़ होगी तो मैं चला जाऊँगा, मैं नहीं डरूंगा, मुझे अभी भी डर नहीं लग रहा, मुझे देखना है इस आवाज़ को, ये क्या है। तो जुनेद ने कहा रुक, फिर मैं भी तेरे साथ आता हूँ।
जब जुनेद भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया तो माज तो वैसे ही डरपोक था। उसने कहा मैं अकेला अंदर क्या करूँगा, जब ये दोनों जा रहे हैं तो इस झोंपड़ी में, वो भी जो कब्रिस्तान के सेंटर में बनी हुई है, रात का 1:30-2 बजे का टाइम है, किसी के मुर्दे की तरह रोने की आवाज़ आ रही है, इतना खौफनाक मंजर है, सचमुच का खौफनाक मंजर है, और मैं अकेला किस तरह उसने कहूँगा भाई मुझे कहाँ अकेला छोड़ के जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। वो भी फटाफट उठ के खड़ा हो गया। अब वो तीनों दोस्त अपनी टार्च जला चुके थे और उस झोंपड़ी से बाहर आ चुके थे। जब बाहर आए तो डॉक्टर इस अंदाज में आके खड़ा हुआ कि आवाज़ की सिमत का तयन करने लगा कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है। और जब उसको अंदाज़ा हुआ कि आवाज़ इस तरफ से है तो उसने टार्च इस तरह मारी जिस तरह दूर देखने की कोशिश कर रहा हो कि कोई नज़र तो नहीं आ रहा, तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, सिवाय हर तरफ शहरें खामोशां था। शहरियार आगे बढ़ा, जुनेद और माज उसके पीछे टार्च जला के चलना शुरू हो गए। वो बहुत ही संभल के आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर कदम रख रहा था कि कहीं किसी कब्र की बेहुरमती ना हो, कहीं गलती से उसका पाँव कब्र के ऊपर ना आ जाओ, तो इसलिए वो टेढ़ा मेढ़ा चलता हुआ जा रहा था। अमूमन कब्रिस्तान में ऐसा होता है, आप सीधा नहीं चल सकते, कब्रें इस तरह बेतरतीब अंदाज में होती हैं। दूसरे मुल्कों में जो मैंने जाके देखा है वो तो एक तरतीब के साथ लगी होती हैं, सीधी, यहाँ पे बेतरतीब सी होती हैं। तो इसलिए अगर कोई पगडंडी या कोई रास्ता बना दिया है तो आप सीधे चल सकते हैं, वरना कब्रों के बीच में से चलना है तो आपको जिग जैग और इस तरह तिरछा मिर्छा चलना पड़ता है। और वो इस एहतियात से चल रहा था, लेकिन पीछे जुनेद के जो माज आ रहा था उसकी जान निकल रही थी। हर तरफ ऐसी खौफनाक खामोशी थी, उसको ऐसा महसूस होता था जैसे अभी कब्र के अंदर में से कोई उठ के बैठ जाएगा। उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कब्रिस्तान के अंदर चलते हुए मुख्तलिफ आंखें हैं जो उसको देख रही हैं। वो पीछे पीछे चलता हुआ माज इधर उधर टार्च मारता और इस अंदाज में खौफजदा हो रहा था जैसे कोई हर तरफ आंखें हैं जो छुप छुप के उसको देख रही हैं। एक जगह पे तो उसका झटका भी निकल गया, उसको ऐसे लगा जैसे हड्डी का ढांचा, एक हाथ है, खाली हाथ है, बाकायदा तौर पे जिस तरह ढांचे का हाथ होता है उसी तरह का कब्र से हाथ निकला और उसकी टांग को पकड़ने लगा था। तो उसने छलांग मारी और हल्की सी उसके मुंह से चीख भी निकली। दोनों दोस्तों ने मुड़ के उसकी तरफ टॉर्च मारी और नीचे टॉर्च मारी। क्या हुआ देखा तो एक झाड़ी थी जो उसके पाँव के साथ, टांग के साथ उलझी थी। वो समझ गए, दोनों दोस्त जानते थे, शरियार भी और जुनेद भी, कि ये बहुत ही डरपोक है। वो तो समझ गए इस झाड़ी से ये डर गया है। जबकि जब उस जगह पे टॉर्च पड़ी जहाँ पे उसकी झाड़ी ने उसके टांग को पकड़ा था, रोका था रास्ते को, तो वो खुद भी देख के शर्मिंदा सा हो गया। जिसको वो ढांचा नुमा हाथ समझ रहा था कि उसको लगा था बाकायदा किसी हाथ ने, ढांचे ने कब्र में से निकल के उसकी टांग को पकड़ लिया है। वहाँ पर सिर्फ एक झाड़ी थी। खामोशी के साथ आगे बढ़ते हुए, इसके बावजूद कि बाहर ठंड थी, सर्दियों का मौसम था, मास को बाकायदा हल्का हल्का मामूली सा ऐसे लग रहा था जैसे पसीना आ रहा हो। ठंड का गरमाइश कतई नहीं था, एहसास था ऐसा जैसे उसको खौफ की वजह से पसीना आ रहा हो। वो खामोशी के साथ आगे चल रहे थे। माज ये सोच रहा था कि कहीं वो बाबा ही नज़र आ जाए और कम से कम बचत हो जाएगी, हम उसको भी साथ ले लेंगे। वो तो इन हालात से, चीज़ों से वाकिफ़ है, कम से कम वो ही हमें समझा बुझा देगा या वापस भेज देगा, या कम से कम इसको ही डॉक्टर को समझा लेगा जो हमें आगे लेके बढ़ रहा है, पता नहीं क्या करना चाह रहा है, कहाँ लेके जा रहा है। और वो चुपके से आगे बढ़ते रहे। दूर कहीं से कोई अजीब सा खटका सा भी हल्का सा होता तो वो कोई, दोनों शायद ना डरते, माज बहुत डर जाता था। लेकिन डॉक्टर एक अंदाज में, इस अंदाज में आगे बढ़ रहा था, चल रहा था जैसे वाकई उसको कोई खौफ नहीं है, वो वाकई किसी चीज़ से नहीं डरता। एक होता है जाहिर ना करना, अंदर खौफ होना, लेकिन उसको देख के महसूस होता था उसका अंदर भी निडर है, वो बाहर से भी उतना निडर है, बहादुर है। वो वाकई डर नहीं रहा था, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा था। और इस अंदाज में आगे बढ़ रहा था, टॉर्च को जलाते हुए, जैसे वो ऐसे काम कई दफ़ा कर चुका हो, पहली दफ़ा नहीं कर रहा बल्कि इस तरह के काम करता रहा हो।
वो दोनों भी चुपके से उसके साथ साथ चल रहे थे और वो आवाज़ अभी भी मुसलसल आ रही थी। सिर्फ अभी तब्दीली आई थी तो ये आई थी, जो दूर से पहले कम सुनाई दे रही थी अब आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो जूं जूं आवाज़ के करीब जा रहे थे वैसे वैसे आवाज़ भी बढ़ती जा रही थी। और चलते चलते उस खामोशी से भरे शहर खामोशा में कब्रिस्तान के अंदर से गुज़रते गुज़रते एक ऐसी जगह पे जाके वो खड़े हो गए। वहाँ से महसूस हो रहा था ये जो कब्र बनी हुई है, आवाज़ इस कब्र के अंदर से आ रही है। जिसके हाथ में एक टॉर्च थी और दूसरे हाथ में उसका वो कुदाल थी, वो बेलचा टाइप था, जिससे वो चाह रहा था कि कब्र को खोदे। तो कब्र काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, लेकिन लगता था ये मिट्टी की नहीं बनी हुई। उसके ऊपर वाला जो था वो सीमेंट का था, पक्का बना हुआ था, पुख्ता था, लेकिन अब वो बहुत पुराना था। लगता था ये कब्र बहुत पुरानी बन चुकी है। जिस जगह पे कब्र का तावीज़ होता है, सर वाली जगह होती है, वो भी टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। अब वो दोनों पीछे खड़े हुए थे, माज और जुनैद, जबकि डॉक्टर कब्र के इर्द गिर्द इस तरह चक्कर लगा रहा था टॉर्च की रोशनी में से कि किस जगह से ये आवाज़ आ रही है, कौन सी जगह है जहाँ से मैं इसको खोलूँ और मैं देख सकूँ क्या है ये राज। जुनैद भांप गया था कि वो क्या चाह रहा है। उसने कहा क्या करना चाह रहे हैं? उसने कहा मैं इसको खोलना चाह रहा हूँ। उसने कहा क्या ये गलत नहीं होगा? हम एक कब्र को खोदने जा रहे हैं, क्या ये गुनाह नहीं होगा? तो डॉक्टर मुड़ा और उसकी तरफ देख के कहा मैं भी उतना ही मुसलमान हूँ जितना तुम हो, मेरा ही उतना यकीन कामिल है आखिरत पे, दोज़ख पे, जन्नत पे, जिस तरह तुम्हारा है। लेकिन ये कहना कि किसी को अजाब है और उसकी आवाज़ बाहर आ रही है, मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। ये राज की बातें होती हैं, राज ही रहते हैं। मुझे ये देखना है जो तुम समझ रहे हो ये वो नहीं है, कुछ और है। मुझे इस राज से पर्दा हटाना है। जिस तरफ उसका तावीज़ था वहाँ पे काफ़ी झाड़ियाँ उग के उसने ढांप सा लिया था। वो एक जगह से घूमने लगा तो उसका पाँव ऐसे धंस सा गया। उस जगह पे यकीनन कोई सुराख सा था। जब उसका पाँव वहाँ पे धंसा, उसने पाँव हटाया तो अंदाज़ा हुआ इस जगह पे सुराख है। ऊपर झाड़ियों ने सुराख को बंद किया हुआ है, आवाज़ यहीं से आ रही थी। उसने फौरी तौर पे उसी सुराख को खोदना शुरू कर दिया। जुनैद आगे बढ़ा कि उसको पता था जब उसने खोदना है, करना है, ये बहुत बुरा होगा कि वो खोद रहा और हम खड़ा होकर तमाशा देखते रहें। तो उसने खुद ही बढ़ के मट्टी को हाथ से हटाना शुरू कर दिया। डॉक्टर खोदे जा रहा था और जुनैद मट्टी हटा रहा था। तभी खड़े हुए माज को एहसास हुआ कि मुझे भी मदद करनी चाहिए। उसने भी मट्टी हटानी शुरू कर दी। यहाँ तक कि उस सुराख को खोलते खोलते एक जगह पे ऐसा मोड़ आया कि वो जो तावीज़ वाली जगह थी सीमेंट की, वो भी हट गई। उसने एक जगह से इस तरह, जिस तरह तोड़ते हैं बाकायदा, इस अंदाज में की कि उसको लगा ये हट सकती है। तो दोनों ने, जुनैद ने और डॉक्टर ने, पकड़ के उस जगह को हटाया। तो अब बाकायदा तौर पे कब्र बिल्कुल ओपन हो चुकी थी, जिसको वो इतनी देर से खोल रहे थे। वो खामोशी रात के अंधेरे में जब कुदाल की चोट पड़ती थी तो कोई डरे ना डरे माज की जान निकल जाती थी। और उसको अभी भी लग रहा था जैसे ही कब्र खोलेंगे, जिस मुर्दे के साथ अजाब है वो उनको भी अंदर खींच लेगा। माज अंदर ही अंदर यही सोच रहा था कि ये इतना बड़ा गलत काम कर रहे हैं, मेरी बात ये सुनेंगे नहीं। इन दोनों ने कल शर्त लगाई थी, शर्त तो नहीं लगाई थी, एक इस तरह का तय कर लिया था कि हम करेंगे, और अब ये हालत कर रहे हैं कि कब्र खोल रहे हैं। उसको यकीन हो चुका था कि जैसे कब्र खुलेगी, जिस अजाब में मुब्तला वो मुर्दा रो रहा है, जिसकी आवाज़ आ रही है, वो इनको, मुझे, हम तीनों को अंदर घसीट लेगा। और जैसे ही उसने वो तावीज़ वाला हिस्सा वहाँ से हटाया और कब्र उस जगह से खुल चुकी, तो अब मरहला था उस जगह पे टॉर्च मार के देखने का कि अंदर क्या है। इससे पहले कि डॉक्टर उसके अंदर टॉर्च मारता, वहाँ छलांग मार के पीछे चला गया कि अगर वो मुर्दा इनको पकड़ता है तो कम से कम मैं दौड़ लगा दूं, बच जाऊं। वहीं पे उसने डॉक्टर के चेहरे की तरफ देखा जो पूरी कब्र को खोद चुका था। अभी भी उसका चेहरा बिल्कुल खौफ से आरी था, बिल्कुल रिलैक्स था, बिल्कुल नॉर्मल था। उसके अंदर कोई वहम गुमान, कोई खौफ नहीं था। वहीं पे उसने देखा कि डॉक्टर ने जो सुराख खोल चुका था, कुदाल को उठा के साइड पे रखा और टॉर्च उठा रहा था उस कब्र के अंदर मारने के लिए। वहीं पे उसने जब कब्र के अंदर टॉर्च मारी तो उसी लम्हे साथ खड़े जुनैद ने भी कब्र के अंदर देखा।
पूरी कब्र जो पहले अंधेरे में डूबी हुई थी, अब उस पूरी कब्र के अंदर उस टॉर्च की वजह से रोशनी ही रोशनी फैल चुकी थी। और सामने जो मंजर था, जो उस रोशनी की वजह से जुनैद और डॉक्टर देख पा रहे थे, वो बहुत ही सचमुच में भयानक मंजर था। ये कब्र वाकई किसी बहुत पुराने मुर्दे की थी, जिसको बहुत अरसा पहले दफन किया गया था, क्योंकि उसके कफन का कोई नामो निशान भी नहीं था, लेकिन नज़र आता था कि उसका कोई कफन है, कभी था, उसके टुकड़े पड़े हुए थे। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस कब्र के ऊपर पड़ी और वो रोने की आवाज़ जो अभी तक वो सुन पा रहे थे, फ़र्क सिर्फ ये हुआ था जब वो कब्र खोदना शुरू हुए थे तो उस वक्त वो खामोश हो गई थी आवाज़, लेकिन फिर भी आती थी बीच बीच में से, बिल्कुल मध्यम सी, बिल्कुल हल्की सी आती थी, जैसे वो जो भी मुर्दा अजाब में है हल्का सा बोलता था लेकिन चुप कर जाता था। ज़्यादा टाइम वो अब चुप था जब से कब्र खुद रही थी। लेकिन जैसे ही टॉर्च का मंजर उस कब्र के अंदर गया तो वहीं पे जुनैद ने जो पहला मंजर देखा, एक जानवर था जो इस अंदाज में बैठा हुआ था, जो मुसलसल आवाज़ें वो सुन पा रहे थे जैसे कोई मुर्दा तकलीफ़ में करह रहा हो, तो वो आवाज़ उसी जानवर की थी जो वो निकाल रहा था। और ये कोई और जानवर नहीं, ये वही मुर्दे खाने वाला जानवर था। बहुत सारे लोग इस जानवर के बारे में जानते होंगे और बहुत सारे लोग इस जानवर के बारे में नहीं जानते होंगे। ये इतनी साइज़ का एक जानवर होता है और ये बाकायदा मुर्दे खाता है। खैर मैं इस तरफ नहीं आता, लोग बेचारे डर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लेकिन ये जानवर पाकिस्तान में भी पाया जाता है। ये कब्रों को खोदता है और उसके अंदर से मुर्दे खा जाते हैं। इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट है, आगे अल्लाह बेहतर जानता है। मेरा मकसद कहानी सुनाना है, इस तरफ नहीं जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली में से जो आप सारी मेरी फैमिली हैं इसको सुन के डर जाएं। कहेंगे तो नेक्स्ट एक्सप्लेन भी कर दूंगा, इसको आपको दिखा भी दूंगा, इसकी तस्वीर भी सारा भी, क्योंकि इसकी तो 2-3 कहानियाँ आई हैं मेरे पास, लेकिन मैंने आपकी खौफ में ना आए आप लोग, तो मैंने उसको ज़रा नहीं सुनाई। इजाज़त होगी तो वो भी इंशाल्लाह सुना दूंगा। और जब उन्होंने देखा कि वो है तो डॉक्टर बोला, अच्छा ये था जो इस तरह आवाज़ें निकलता है कि इस सुराख से जब वो आवाज़ गूंज के निकलती थी तो वो अजीब सी भयानक सी आवाज़ बन जाती थी। वो इस जानवर की आवाज़ है। और वो जानवर जब आवाज़ निकालता है तो एक बच्चे की अजीब सी रोने वाली इस तरह की आवाज़ भी निकालता है। मैंने उसकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं। ये पाकिस्तान में भी पाया जाता है। अब तो इसकी नस्ल ख़त्म हो रही है, बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है, तो इसकी नस्ल को बचाने के लिए एक इदारा भी कायम हो चुका है जो इसको बचाने की कोशिश भी कर रहा है। मज़ीद आपके हुक्म तो पूरी डिटेल इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। तो उनकी आंखों के सामने वो जानवर था। जब उसके टॉर्च की रोशनी पड़ी तो उसने यूँ देखा जैसे ऊपर कोई खड़ा उस पर टॉर्च मार रहा है, तो साथ ही उन्होंने देखा वो आगे की तरफ भागा है तेज़ी से। और वहीं पे जब डॉक्टर ने कहा अच्छा तो ये जानवर था, तो उन्होंने देखा है सामने ही एक बड़ा सा सुराख नज़र आ रहा था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि उस सुराख में दाखिल हुआ और उनकी आंखों से गायब हो गया। जुनैद भी झुक के उसी सुराख वाली जगह पे टॉर्च मारता रहा और उसको देखता रहा कि ये यकीन हो गया वो एक जानवर ही था जो अब इस जगह से भाग चुका है। वो जो सामने एक बड़ी सी उसने सुराख सा बनाया, उसके अंदर दाखिल हुआ है और दूर कहीं निकल गया है। तो जुनैद की तरफ देख के डॉक्टर बोला, हाँ जुनैद, यकीन आ गया? ये राज था जिससे मैंने पर्दा हटाया है, वरना तुम हमेशा यही समझते रहते कि किसी मुर्दे पे अजाब आया है, जिस तरह उस साईं ने कहा था, और वो रो रहा है। ये जानवर है। क्योंकि मैं जिस मुल्क में रहता हूँ, जब उनको इस तरह की बातें पता लगती हैं तो वो वहम का शिकार नहीं होते, वो जुस्तजू में लग जाते हैं, एंड तक पहुंचा के लेते हैं। इसलिए मैं भी इसको देखने आया था कि ये क्या राज है। चलें? तो जुनैद ने कहा इसको वापस बंद नहीं करना। उन्होंने कहा हाँ सॉरी, आ जाओ माज, तुम भी आके देख लो। मैंने कहा नहीं ठीक है, मुझे पता लग गया तुम लोग क्या कह रहे हो, ये जानवर ही है, मुझे पता लग गया, ठीक है इसको बंद करो। तो उन तीनों दोस्तों ने जिस तरह उस कब्र को खोदा था उसी तरह मिल के तावीज़ को ऊपर वापस रखा और इस अंदाज में उसको बंद कर दिया, क्योंकि अंदर उनको नज़र आ गया था बाकायदा कुछ भी नहीं था। वो जो भी इस मिट्टी के हवाले किया गया था वो ख़त्म हो चुका था। उसके टुकड़े कहीं पुराने बहुत नज़र आए थे या हड्डियाँ थीं, और ज़्यादा कुछ भी नहीं था। उन्होंने उसको अच्छी तरीके बंद किया और जब कब्र बंद हो गई, उसके ऊपर मिट्टी वगैरह पर डाल दी, तो उन्होंने कहा अगर कल तुम लोग कहोगे तो वापस आके हम इसके ऊपर एक लेप भी दे जाएंगे। उन्होंने कहा हाँ हम आएंगे।
इसके ऊपर आके हम लेप भी करके जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, वहाँ से वो वापस उसी टाइम उसी झोंपड़ी में गए। बाकी रात उन्होंने गप्पे मार के गुजारी। अब उनके अंदर वो जो खौफ था ख़त्म हो चुका था, वो रोने की आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। जब सुबह हुई, गाड़ी में बैठे और वो रवाना हो गए, और शाम के टाइम वाकई वो मटेरियल और सामान लेके आए। उन्होंने उस कब्र को बाकायदा तौर पे इस अंदाज में बंद कर दिया कि बारिश का पानी या कुछ जानवर या कुछ भी दोबारा उसके अंदर ना जा सके। लेकिन वो राज जो एक खौफ की सूरत बना हुआ था, जो हमेशा जुनैद के दिमाग में छाया रहता, वो ये समझता रहता कि ये वाली आवाज़ थी, वो उसको क्लियर कर चुका था डॉक्टर कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं हमारा दोस्त डॉक्टर काफ़ी अर्सा फिर हमारे साथ रहा, हम घूमते फिरते रहे, लेकिन उसके बाद फिर जब उसका टाइम आया तो वो वापस चला गया। उन्होंने कहा ये हमारी ज़िंदगी की एक सच्ची कहानी है जो आपको भेजी है, आप इसको प्रोग्राम में शामिल करें। उन्हीं की कहानी कोशिश की है सीक्वेंस बना के मैं आपके सामने पेश कर सकूं। आप लोग भी अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं जी, मुझे भेजिए। 2 बातों का सिर्फ आपने ख्याल रखना है। पहली बात, कहानी लिख भी सकते हैं, रोमन में लिखें, उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें। इन तीनों ज़बानों में कोई चौथी नहीं। उर्दू में पढ़ सकता हूँ, रोमन भी पढ़ सकता हूँ, इंग्लिश भी पढ़ सकता हूँ। आप लिख भी सकते हैं, या फिर वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे जो वॉइस मैसेज भेजते हैं, वॉइस मैसेज भी कोशिश करें एक ही हो, 2-3 ना हो, एक ही लंबा वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें, पूरी कहानी उसमें आप मुझे बताएं। लिखें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें, शुरू में अपना नाम, उस कहानी के किरदारों का नाम असली बताना है या नकली, मुझे आपने असली बता देना है, लेकिन उसके बाद आपने बताना है कि फ़र्ज़ी नाम बताऊं या असली बताऊं, किस जगह की है, किस मुल्क की है, किस शहर की है, ये भी आपने मुझे लाजमी बताना है कि मैं इसको फ़र्ज़ी रखूं या जो मुझे आपने कहा है। क्योंकि लोग बता देते हैं जी उसका नाम फ़लाँ था, उसकी माँ का नाम ये था, शहर का नाम ये था, आप फ़र्ज़ी लिख लीजिएगा, मैं फ़र्ज़ी कर लेता हूँ। अगर वॉइस मैसेज करते हुए कोई बात भूल गए हैं, एक लंबा मैसेज करने के बाद एक छोटा मैसेज दोबारा भी कर सकते हैं, जी मैं ये बात भूल गया था तो ये वाला मैसेज भी, ये होगी पहली बात, यानी लिख सकते हैं और वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने लाजमी एंड पे लफ्ज़ स्टोरी STORY या कहानी उर्दू में लाजमी लिखना है। अगर आपने वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करवाया है तो उसके नीचे वॉइस मैसेज नहीं करना, कहानी या स्टोरी लाजमी लिखना है। और अगर आपने उर्दू इंग्लिश में रोमन में लिखा होगा तब भी स्टोरी लफ्ज़ या कहानी लफ्ज़ लिखना है। जो वॉइस मैसेज होगा उसको तब तक डिलीट नहीं करना जब तक आपका वॉइस मैसेज या आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल ना हो जाए। शामिल हो जाए उसके बाद वॉइस मैसेज को बेशक डिलीट कर दे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मैं जब खोलता हूँ सुनने के लिए तो वो मैसेज आपने पीछे से डिलीट किया होता है तो मैं सुन नहीं सकता। इसलिए जब तक प्रोग्राम में शामिल ना हो उसको डिलीट नहीं करना। और मेरा व्हाट्सअप का नंबर है पाकिस्तान का कोड +923136655500। मैं रिपीट करता हूँ +923136655500। पाकिस्तान से मिलाना है तो डायरेक्ट 031366555500। आज की आपका अपना स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।